हेलो स्टूडेंट्स, तो आगे का जो एस ब्लॉक का हमारा टॉपिक चल रहा था उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है आज का आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइड्राइड। तो आज हमें हाइड्राइड्स के साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है। एक सेकेंड। हाइड्राइडों के प्रमुख लक्षण। तो सबसे पहले देखो हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जिसमें देखो आपके पास जो एल्केली मेटल्स होते हैं वो H2 के साथ में रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। किस प्रकार के हाइड्राइड्स बनाते हैं? इसमें ये बनाते हैं मेटल रिएक्ट करके H2 के साथ में MH2 टाइप के हाइड्राइड्स, या फिर ये किसके साथ में रिएक्ट करते हैं? ये हेलोजेंस के साथ में रिएक्ट करके MX2 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। ये दो टाइप के आपके पास कंपाउंड बनते हैं। अगर ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके MH2 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं तो इनको तो कहा जाता है हाइड्राइड्स। क्या कहा जाता है? इनको हाइड्राइड्स कहा जाता है। अगर एल्केली मेटल्स जो हेलोजेंस के साथ में रिएक्ट करके MX2 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, ओके, ये दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं आपके। तो अब हमें तो हाइड्राइड्स पढ़ना है, तो हमारे काम का है MH2, ओके। अब देखो इस परिभाषा में वाटर और HCl जैसे यौगिक सम्मिलित नहीं है। बॉन्ड्स के प्रकार और गुणों के आधार पर इनको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। जो ये हाइड्राइड्स है एल्केली मेटल के, इनको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट्स में? सबसे पहले जो होते हैं वो है सैलिन और साल्ट लाइक हाइड्राइड्स, यानी कि जो भी बेसिक नेचर के हाइड्राइड्स होते हैं उनको कहा जाता है सैलिन या साल्ट लाइक हाइड्राइड्स। इनको हिंदी में लवण तुल्य कहा जाता है। सेकेंड टाइप के होते हैं वो है आपके पास कोविलेंट हाइड्राइड्स, यानी कि सहसंयोजक हाइड्राइड्स। तीसरे टाइप के हैं पॉलीमर टाइप के हाइड्राइड, जिनको बहुलकीय हाइड्राइड्स कहा जाता है। चौथे प्रकार के हैं इसमें मेटेलिक हाइड्राइड्स, यानी कि धातु के हाइड्राइड्स, ओके। ये 4 प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं आपके पास। वस्तुतः सही अर्थों में हाइड्राइड पहले प्रकार के लवण तुल्य हाइड्राइड ही होते हैं। जनरल जो ज्यादातर हाइड्राइड्स पाए जाते हैं वो सैलिन यानी साल्ट लाइक हाइड्राइड्स ही पाए जाते हैं, जिनको लवण तुल्य हाइड्राइड कहा जाता है। जो H2 हाइड्रोजन से कम ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ में बने द्विअंगी यौगिक होते हैं। ये जो सैलिन हाइड्राइड किस टाइप के कंपाउंड होते हैं? ये जो भी हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम जो होते हैं उनके साथ में रिएक्ट करके द्विअंगी बाइनरी टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने MH2 और MX2 बनाया है, इन्हीं को कहा जाता है बाइनरी कंपाउंड, जिसमें मेटल हाइड्रोजन या हेलोजेंस के साथ में रिएक्ट करके इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। इनको बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है, ओके। आगे देखो, इनमें प्रमुख रूप से S ब्लॉक धातुओं के हाइड्राइड्स आते हैं। तो कौन आते हैं इनमें? जनरली रूप से S ब्लॉक धातुओं के हाइड्राइड्स आते हैं, जिनका अणुसूत्र या तो MX होता है या MX2 टाइप प्रकार का होता है, ओके। अगर आपके पास एल्केली मेटल हुए तो ये MX टाइप के बनाते हैं, और एल्केली अर्थ मेटल हुए तो MX2 टाइप के बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एल्केली मेटल्स ये तो बनाएंगे MX टाइप के कंपाउंड, और जो एल्केली अर्थ मेटल है अर्थ मेटल ये बनाते हैं MX2 टाइप के कंपाउंड। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं आपके। आगे देखो, इन्हें बनाने के लिए हाई टेम्परेचर पर H2 गैस के साथ में धातुओं का सीधा संयोग करवाया जाता है। तो इनको कैसे बनाया जाता है? इन हाइड्राइड्स को इन्हें बनाने के लिए उच्च तापमान पर हाइड्रोजन के साथ में धातुओं को सीधा रिएक्ट करवाया जाता है। मेटल को हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। अब जो यहाँ पे MX और MX2 दिख रहा है आपको, इसमें बनते किस प्रकार से हैं ये? यहाँ पे हमें हेलोजन नहीं लेना, यहाँ पे MX है कि अगर आपके पास कोई भी एल्केली मेटल हुआ, एग्जाम्पल के लिए लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, तो ये लिथियम H इस टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे। और यहाँ पे एल्केली अर्थ मेटल का मतलब है कि ये MX2 टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे। मतलब कि मान लो आपके पास कैल्शियम हुआ, वो H2 के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम H2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, ओके। आगे देखो,
रिएक्शन लिखो इनमें आप। लिथियम जो है H2 के साथ में रिएक्ट करता है और बनाता है लिथियम हाइड्राइड। इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए कि लिथियम हाइड्राइड बन जाए? इसके लिए हमें एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग 60-100 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, और क्या चाहिए इसमें? लिथियम 2। ओके, हाँ H2 है तो यहाँ पे इसको रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, ये बन जाएगा अपने पास लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड। ओके, दूसरी लिखो, मान लो अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी सोडियम या पोटेशियम के साथ में। H2 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे किस प्रकार के हाइड्राइड बनेंगे? NaH 2NaH या 2KH, सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड्स। कलर क्या हो गया इसको? ओके, इसके लिए जो टेम्परेचर कंडीशन चाहिए वो चाहिए हाँ यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, ये हो गया लिथियम हाइड्राइड हो गया हमारे पास, सोडियम या पोटेशियम हाइड्राइड हो गया। नेक्स्ट है आपके पास इसमें कैल्शियम की रिएक्शन करवाएंगे हम H2 के साथ में, तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है ये, जिसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ। ये याद रखना है आपको। हाइड्रोलिथ कहा जाता है इसको। ओके, ओके, तो समझ में आ गया ये किस प्रकार से बनाते हैं? एल्केली मेटल हुए तो वे हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके एक्स यहाँ पे हेलोजन नहीं है, एक्स यहाँ पे है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे MH यानी कि लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड, इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। और अगर हम बात करें आगे एल्केली अर्थ मेटल की, तो ये MX2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। लिख लेना यहाँ पे ये हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड्स। तो दोनों एल्केली मेटल हो चाहे एल्केली अर्थ मेटल हो, ये इस प्रकार के हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये यहाँ पे 3 रिएक्शन। और जो ये कैल्शियम हाइड्राइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक होता है जिसको हाइड्रोलिथ कहा जाता है। ओके, आगे देखो, अब इसमें नेक्स्ट है, इन हाइड्राइडों में सर्वाधिक स्थायी लिथियम हाइड्राइड होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, ये जो अभी हमने जितने भी हाइड्राइड्स बनाए हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड जो होता है, ये होता है मोस्ट स्टेबल। जो लिथियम नाइट्राइड को हाइड्रोजन की धारा में गर्म करके भी बनाया जा सकता है। तो लिथियम हाइड्राइड को किस प्रकार बनाया जाता है, इसकी एक रिएक्शन और लिखो, Li3n। लिथियम नाइट्राइड को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? H2 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तब बनता है आपके पास लिथियम हाइड्राइड। रिएक्शन को बैलेंस करके लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आपके पास आएगा 3,
लिथियम हाइड्राइड है, यहाँ पे N2 गैस रिलीज होती है साथ में, और ये आ जाएगा 6, और ये है आपके पास लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड, ओके। आगे देखो, इसमें आगे है इसमें कि ये सभी जो हाइड्राइड है क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ये सारे के सारे क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं जो आयनिक ठोसों की भांति उच्च गलनांक वाले होते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाईली मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, गलनांक जो है हाईली होते हैं, उच्च गलनांक वाले हाईली मेल्टिंग पॉइंट। क्षार धातु हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड की क्रिस्टलीय संरचना तो NaCl जैसी ही FCC टाइप की होती है। तो इनमें देखो जो ये हाइड्राइड्स होते हैं कौन कौन से आपके पास, लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड या पोटेशियम हाइड्राइड, इनकी सारों की स्ट्रक्चर जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होती है वो किसके जैसी होती है, लाइक NaCl जैसी होती है। और NaCl में हमें पता है इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है FCC टाइप की, FCC टाइप की होती है इसमें इसकी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर। और जो कैल्शियम हाइड्राइड होता है इसमें हल्की सी विकृति के साथ HCP टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। अभी जो हमने ये सारे के सारे बनाए थे, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और पोटेशियम हाइड्राइड, ये तो सारे FCC टाइप की स्ट्रक्चर को शो करते हैं, FCC टाइप की स्ट्रक्चर को शो करते हैं। और एक जो आपके पास कैल्शियम हाइड्राइड है इसकी स्ट्रक्चर होती है HCP टाइप की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप की। तो ये आपको इनकी क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर याद रखनी है कि इन तीनों की तो NaCl जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है जो कि FCC टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके। और जो कैल्शियम हाइड्राइड होता है जिसको हम हाइड्रोलिथ बोलते हैं, ये HCP टाइप की यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप की क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। आगे देखो, S ब्लॉक धातु हाइड्राइडों का सबसे प्रमुख लक्षण तो इनकी अपचायक प्रकृति होती है। तो जो S ब्लॉक के हाइड्राइड्स होते हैं इनकी जो सबसे स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि ये किस नेचर के होते हैं, ये होते हैं अपचायक प्रकृति के, यानी रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर। अब रिड्यूस का क्या मतलब होता है कि ये अपचायक प्रकृति का मतलब होता है कि ये जो जिसके भी साथ रिएक्ट करते हैं दूसरों का तो ये रिडक्शन करेंगे, खुद का क्या करेंगे, ये ऑक्सीडेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रबल अपचायक होते हैं, अपचायक का मतलब यही होता है कि दूसरों का तो अपचयन करेंगे, खुद का ऑक्सीकरण करेंगे, और अपचायक के रूप में एक महत्वपूर्ण यौगिक की श्रेणी बनाते हैं। तो इनका जो ये नेचर है ना S ब्लॉक के एलिमेंट्स का, ये आपको बार बार याद रखना है कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागते ही ये क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे को रिड्यूस करने के काम आता है। तो खुद का तो ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और किसी भी दूसरे कंपाउंड, किसी भी दूसरे जो भी मेटल है आपके पास, कोई भी एलिमेंट है उसका क्या करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। ये चीज़ हमें इजीली इस टाइप से याद रह जाएगी क्योंकि हम बार बार पढ़ रहे हैं जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें एक इलेक्ट्रॉन, एक या दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की इजीली प्रवृत्ति होती है। तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो इलेक्ट्रॉन काम आएगा किसी और को रिड्यूस करने में, अपचयित करने में, ओके। तो देखो, क्षार धातुएं हाइड्रोजन के साथ में संयोग करके हाइड्राइड्स बनाती हैं। ये क्षार धातु हाइड्राइड लवण जैसे अथवा आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो ये जो क्षार धातु के हाइड्राइड्स होते हैं या ये सेलाइन टाइप के यानी बेसिक नेचर के होते हैं या फिर आयनिक नेचर के होते हैं, यहाँ पे कर लेना आयनिक नेचर के। इनकी विशेषता ये है कि M पॉजिटिव H नेगेटिव प्रकार के होते हैं, ओके। इतना तो हमें पता ही है, जो एल्केली मेटल है वो MH टाइप के
हाइड्राइड्स बनाते हैं। कौन? एल्केली मेटल, अर्थात इनमें आयंस होते हैं। तो साफ पता चल जाता है कि ये जो हमारे पास हाइड्राइड है एल्केली मेटल के, ये ब्रेक होते हैं M पॉजिटिव में और H नेगेटिव में। अब देखो यहाँ पे जो मेटल होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से कम होती है, इसलिए ये तो M पॉजिटिव में ब्रेक होता है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेटल के कंपेयर में ज़्यादा होती है, इसलिए ये हाइड्राइड आयन के रूप में ब्रेक होता है। तो आयनों में ब्रेक होने के कारण इसकी जो नेचर है वो आयनिक नेचर हो जाएगी, आयनिक हाइड्राइड लिख लो। आयनिक हाइड्राइड होते हैं ये। आगे देखो, परमाणु अणुओं में H पॉजिटिव आयन के रूप में होते हैं। यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि इनका विद्युत विश्लेषण करने पर इनमें H2 गैस यहाँ से एनोड पर मुक्त होती है। देखो किस प्रकार से इनका ब्रेक होता है, मैं बताती हूँ आपको। आपके पास जो ये हाइड्राइड है MH टाइप के हाइड्राइड, सबसे पहले ये अपने आयनों में ब्रेक होंगे M पॉजिटिव में और हाइड्रोजन H नेगेटिव में, इस प्रकार से। ओके, अब जो M पॉजिटिव होता है ये आपको याद रखना है कि जो एनोड होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो ये तो हो जाएगा एनोड पे। ये जनरल जो चीजें हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो नेगेटिव होता है वो हमेशा एनोड होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा कैथोड होता है। ओके, ओके, तो ये जो हमने हाइड्राइड लिए हैं, क्षार धातुओं के हाइड्राइड MH टाइप के, सबसे पहले ये अपने आयनों में ब्रेक होंगे। आयनों में ब्रेक होते ही मेटल पर पॉजिटिव आएगा, हाइड्रोजन पर नेगेटिव आएगा। जो नेगेटिव होता है वो ऑलवेज एनोड होता है, तो इसलिए हम हाइड्राइड को एनोड मानेंगे। और जो मेटल पॉजिटिव है वो ऑलवेज कैथोड होता है, पॉजिटिव वाला ऑलवेज कैथोड होता है, तो ये कैथोड हो गया। एक चीज और आपको इनमें ध्यान रखनी है कि जो एनोड होता है, एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। और जो कैथोड होता है यहां पे हमेशा होता है रिडक्शन, यानी अपचयन। ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होती है जब भी हम किसी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, कि सेल्स में हमेशा नेगेटिव एनोड होता है और एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। और जो कैथोड होता है वहां हमेशा अपचयन होता है। अब हम इनकी रिएक्शंस लिखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखो, अपचयन हो रहा है मेटल का, तो इसमें मेटल जो पॉजिटिव है इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। कैथोड पर हो रहा है ना अपचयन, तो यहाँ पे M पॉजिटिव है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो ये इसकी अपचयन की इक्वेशन हो जाएगी। अब जो H नेगेटिव है एनोड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये H नेगेटिव है, ये एक तो हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा यहाँ से। ओके, ओके, यहाँ पे इस टाइप से ले लो, दो H नेगेटिव लेंगे, यहाँ से अपने पास H2 बन जाएगी। ओके, तो ये इसकी रिएक्शंस हो जाएंगी। यहाँ पे दो H नेगेटिव, ओके, H2 बन जाएगी प्लस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ओके, आगे देखो, तो ये थी इनकी रिएक्शन एनोड और कैथोड की। यहाँ पे हमने दो हाइड्राइड लिए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ओके, ये जल में घुलकर H2 गैस को मुक्त करते हैं। तो देखो, ये वाटर में घुलकर क्या करते हैं, H2 गैस को मुक्त करते हैं। लिथियम जो हाइड्राइड है, अभी हम हाइड्राइड के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लिथियम हाइड्राइड वाटर में डिजोल्व होगा, वाटर में डिजोल्व होते ही ये बनाता है लिथियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में H2 गैस रिलीज करता है, तो ये हो गई H2 गैस।
रिलीज। ओके, आगे देखो, इसमें जो इन हाइड्राइडों में विद्यमान हाइड्रोजन से अधिक होती है। ओके, तो ये लिथियम हाइड्राइड वाटर में डिजोल्व हुआ, इसने बनाई H2 गैस। आगे देखो और लिखो रिएक्शन। अब लिखेंगे कैल्शियम हाइड्राइड की, जिसको हम हाइड्रोलिथ बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये भी वाटर में डिजोल्व होगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी H2 गैस को मुक्त करता है। ओके, आगे देखो, ये रिएक्शन लिख दी हमने इनकी। अतः सैनिक उद्देश्यों के लिए एवं मौसम विभागीय गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन स्रोत के रूप में ऑलवेज ही लिथियम हाइड्राइड का यूज किया जाता है। तो जब भी सैनिक उद्देश्य के लिए और मौसम विभागीय गुब्बारों को भरने के लिए किसके हाइड्रोजन स्रोत के रूप में किसको यूज किया जाता है, हमेशा लिथियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, ये प्रबल अपचायक होते हैं। ये चीज तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की नेचर के कारण ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी प्रबल अपचायक होते हैं। लिथियम हाइड्राइड तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड के संयोग से बना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपचायक यौगिक होता है। अब देखो, इनकी नेचर होती है अपचायक की यानी रिड्यूसिंग एजेंट की, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो लिथियम हाइड्राइड है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है, जिसको बोलते हैं लिथियम हाइड्राइड। ओके, हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पढ़ा होगा इस रिएजेंट को। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि कार्बोनिल यौगिकों का रिडक्शन करता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो किस प्रकार बनाया जाता है इसको देखो, रिएक्शन लिखो। रिएक्शन लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में करवाई जाती है, तब बनता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे। यहाँ पे 4 लिथियम हाइड्राइड चाहिए, यहाँ पे और बन जाएगा लिथियम क्लोराइड। ओके, तो ये है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट देखो, यह कई कार्बनिक अभिक्रियाओं में अपचायक का काम करता है। तो इतना तो हमें पता ही है। ये हम देखते हैं बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ओके, हाइड्राइड आयन डोनर होता है, क्योंकि देखो ये किससे मिलकर बना होता है, लिथियम हाइड्राइड से और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से मिलकर बना है, इसलिए ये एक हाइड्राइड डोनर होता है जो कार्बनिक अभिक्रियाओं में अपचायक का काम करता है हाइड्राइड डोनर के रूप में। ओके, अच्छा, किस प्रकार से करता है वो देखो, इसके एग्जाम्पल है कुछ, जैसे कि यहाँ पे ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड में जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और कार्बोनिल कंपाउंड को किस में चेंज कर देता है, एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर देता है।
ये चीज पढ़ते हैं हम किनमें, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, कि ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करके किस में चेंज करेगा, एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर देगा। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है तो ये प्राइमरी एल्कोहल बना देता है, और अगर यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है तो ये सेकेंडरी एल्कोहल बना देता है। ओके, नेक्स्ट देखो आगे इसमें, लेकिन यह वाटर के साथ में अत्यंत ही शीघ्रता से क्रिया करता है, अतः इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही प्रयुक्त किया जाता है। यह कई अकार्बनिक यौगिकों का भी अपचयन कर देता है। अब देखो एक बात और, ये जो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसके साथ जो सोलवेंट्स लिए जाते हैं वो अप्रोटिक सोलवेंट्स लिए जाते हैं, क्योंकि अगर इसमें प्रोटिक सोलवेंट लेते हैं तो वो उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसके साथ जो सोलवेंट लिए जाएंगे, लिख लो, यहां पे सीधा लिख देती हूं मैं, अप्रोटिक सोलवेंट लेते हैं जिसमें कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं हो। किसको यूज किया जाता है यहाँ पे, शुष्क ईथर को, यानी ड्राई ईथर को। शुष्क ईथर, ईथर जो होता है उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है तो इसके साथ में जो सोलवेंट लेते हैं वो अप्रोटिक सोलवेंट लेते हैं, यानी ऐसा सोलवेंट जिसमें कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और जनरली जो इसमें सोलवेंट लिया जाता है वो ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर लिया जाता है। यह कई अकार्बनिक यौगिकों का भी अपचयन कर देता है। अब देखो हमने ये बोला कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये बहुत सारी कार्बनिक रिएक्शंस में यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन ये जो कार्बनिक रिएक्शंस के साथ साथ में ये अकार्बनिक रिएक्शंस, अकार्बनिक यौगिकों यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी रिडक्शन करने का काम करता है। कैसे करता है इसकी रिएक्शन, देखो रिएक्शन है इसकी BCl3, इसको रिड्यूस कर देता है ये किसमें, डाइबोरेन में, B2H6। काम कौन करता है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करने का काम करता है, डाइबोरेन। दूसरी जो रिएक्शन है इसमें फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये इसको रिड्यूस कर देता है फॉस्फिन में, PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फिन, फॉस्फिन में रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है इसमें सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये इसको रिड्यूस कर देता है सिलेन में, SiH4। ये एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको सिलेन कहा जाता है। सिलेन में, ओके। आगे देखो, ये थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये इस प्रकार से रिडक्शन करता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस प्रकार से करता है। आगे देखो, नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, जिसको जनरली सोडियम बोरोहाइड्राइड कहा जाता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स होता है, किसका होता है, ये सोडियम का होता है। इस प्रकार से आपके पास ये होता है NaBH4, इसको कहा जाता है सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन है, 1 बोरेन है, 1 सोडियम है। सोडियम
सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट, जनरली इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड कहा जाता है। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कंपेयर में ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये इससे कम स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसके कंपेयर में, सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपेयर में, जो कि सोडियम पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव में ब्रेक होता है। तो इसकी जो नेचर है वो आयनिक नेचर होती है, आयनिक प्रकृति का होता है। इसको निम्न विधि द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, देखो इसको, ओके, रिएक्शन लिखो। इसको बनाया जाता है सोडियम हाइड्राइड से। इसकी रिएक्शन करवाएंगे बोरोन ट्राईमेथिल बोरेट से, OCH3, इसको बोलते हैं ट्राईमेथिल बोरेट। ओके, ये यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव और BH4 नेगेटिव। ये हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट। प्लस में बनते हैं इसमें CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम मेथोक्साइड। तो ये है आपके पास टेट्रामेथिल ट्राई मैथिल बोरेट। लिखो इसको ट्राई मैथिल बोरेट। ट्राईमेथिल बोरेट सोडियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करके बनाता है आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है। आगे देखो, सोडियम व पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट का उपयोग महत्वपूर्ण अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ये अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जलीय माध्यम में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है ये यहाँ पे जलीय माध्यम में, इसमें प्रोटिक सोलवेंट लिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने कहा था आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कि इसमें हम एप्रोटिक सोलवेंट लेते हैं जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं होता है, क्योंकि ये वाटर के साथ बहुत ही इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। इसलिए इनमें तो एप्रोटिक सोलवेंट यूज किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, और जो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है इनमें प्रोटिक सोलवेंट यूज किए जा सकते हैं, वाटर जलीय माध्यम में प्रयुक्त किए जा सकते हैं जिनमें प्रोटॉन प्रेजेंट हो, ऐसे सोलवेंट इसके साथ में लिए जा सकते हैं। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर पोटेशियम बोरोहाइड्राइड के अतिरिक्त अन्य धात्विक जल संकुल के साथ में निम्न प्रकार की रिएक्शंस होती है। तो देखो किस प्रकार होती है इसकी रिएक्शन। ये होती है आपके पास जो BH4 नेगेटिव है ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, वाटर के साथ में रिएक्ट करके ये बनाता है BO2 नेगेटिव प्लस में H2O। इस प्रकार की रिएक्शन होती है इसकी। ओके, नेक्स्ट है आगे इसमें लिथियम हाइड्राइड H2SO4 को H2S में और क्लोरीन को HCl में और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को सिलेन में रिड्यूस करता है। तो ये जो लिथियम हाइड्राइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड को तो H2S में रिड्यूस करता है और क्लोरीन को HCl में और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को सिलेन में करता है। इसकी रिएक्शंस लिखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस ये क्या करता है H2SO4, इसको रिड्यूस करेगा H2S में। ओके, तो इसके जो प्रोडक्ट है लिखो 2SO4 प्लस वाटर प्लस H2S, ये इसकी रिएक्शन होती है। लिथियम हाइड्राइड क्लोरीन को रिड्यूस करेगा किसमें, HCl में। तो यहाँ पे बन जाएगा लिथियम क्लोराइड प्लस HCl। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इसकी लिथियम हाइड्राइड की सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो ये बनाता है सिलेन SiH4, इसको सिलेन कहा जाता है।
प्लस में बनता है लिथियम क्लोराइड। अब रिएक्शंस को बैलेंस करके लिखेंगे, ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 2 और वाटर मॉलिक्यूल 4 इसमें। ओके, तो ये रिएक्शन होती है लिथियम हाइड्राइड्स की H2SO4 के साथ, क्लोरीन के साथ और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ। नेक्स्ट देखो आगे, इसमें धातु, क्षार धातु हाइड्राइडों का स्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटता जाता है। तो जब हम एक ग्रुप की बात करेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर इनके हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। अतः इन हाइड्राइडों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार से होता है: सीजियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड। तो ये होता है इनका ऑर्डर हाइड्राइड्स का, स्टेबिलिटी ऑर्डर। जो लिथियम हाइड्राइड होता है मोस्ट स्टेबल होता है, और जो सीजियम हाइड्राइड होता है ये लीस्ट स्टेबल होता है। ये मोस्ट स्टेबल और सीजियम हाइड्राइड होता है लीस्ट स्टेबल। नेक्स्ट देखो, इसमें समस्त क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्केली मेटल्स कौन कौन? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हाइड्रोजन से क्रिया करके इसमें MS2 प्रकार के हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया ही था कि जो एल्केली मेटल होते हैं वो तो MH टाइप के बनाते हैं, और एल्केली अर्थ मेटल जो होते हैं वो MH2 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। BeH2 बनाने में भी मुश्किल होती है। इसमें देखो, जो बेरियम हाइड्राइड होता है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल होता है, बहुत ही कम स्टेबल होता है। क्यों होता है? अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्षार धातुओं में जो हाइड्राइडों का जो स्थायित्व ऑर्डर होता है वो, अच्छा सॉरी, ये तो क्षार धातु के लिए था। क्षारीय मृदा धातु में आपको याद रखना है जो BeH2 होता है ये लीस्ट स्टेबल होता है। इसकी पॉलीमर स्ट्रक्चर होती है जिसमें पॉलीसेंट्रिक बॉन्ड होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसको सही कर लेना, यहाँ पे ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें मल्टी सेंटर बॉन्ड होते हैं। MgH2 भी कोवलेंट बहुलकीय यौगिक होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखो, BeH2 की इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे बना देती हूँ। ओके, तो देखो ये होती है आपके पास BeH2 की स्ट्रक्चर। इसमें पाए जाते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कैसे पाए जाते हैं वो देखो, मैं भी समझाऊंगी आपकी। सबसे पहले तो बस इसकी स्ट्रक्चर देखो इस प्रकार से। मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड्स होते हैं इसमें BeH2 होता है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये पॉलीमर की स्ट्रक्चर में पाया जाता है और इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ये इसकी पॉलीमर टाइप की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखो इसको मैं एक सिंगल करके बताती हूँ आपको इस प्रकार से। ये बेरिलियम, इसको एक बार इस प्रकार से जोड़ दो। इसका एक डाइमर बना के समझा देती हूँ BeH2 का।
तो ये है आपके पास BeH2 का एक डाइमर। सबसे पहले देखो जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस प्रकार होता है, 1s2 एंड 2s2, यानी कि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पास। अब जो ये 1s2 है ये फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्टिसिपेट कौन करेंगे, जो इसके 2s जो इसकी सेल है इसमें जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में। ओके, तो बेरिलियम के पास टोटल मिला के 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बेरिलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसके हाइड्रोजन के साथ मिलके इसने बॉन्ड बना लिए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ओके, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो हाइड्रोजन के पास तो 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पता ही है। ओके, तो ये जो देखो ये साइड वाले जो हाइड्रोजन है इनको हम बोल देते हैं ये इनके टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, और जो बीच वाला हाइड्रोजन होता है इनको हम ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखो इसमें हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड्स बना तो रखे, लेकिन ये इस प्रकार से होते नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे कहा गया है वो देखो। अब जो बेरिलियम के 2s2 के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा। एक तो इसने इस वाले हाइड्रोजन के साथ में यहां पे बना लिया। ओके, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। दूसरा बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब जो बचा हुआ बेरिलियम का 1 ये इलेक्ट्रॉन, दूसरे बेरिलियम का ये इलेक्ट्रॉन, इसमें हाइड्रोजन है बीच में, 2 ब्रिज हाइड्रोजन है। ये किस प्रकार से, यहाँ पे देखो ये सेंटर तो 3 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही है, दिख रहे हैं ना, सेंटर 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है इसमें। इसी प्रकार से ये देखो इसका ये वाला पार्ट, इसमें भी जो ये बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन के साथ इसमें बॉन्ड बना रखा है, लेकिन इस वाले में यहाँ पे भी बॉन्ड शो हो रखा है, लेकिन इसका जो बेरिलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ इसने यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है, इसलिए इसको कहा जाता है 3। तो सेंटर है यहाँ पे, लेकिन इस सेंटर में इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही हैं, तो ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, ओके, आगे देखो, छोटे आकार व रिक्त कक्षकों की उपलब्धता के कारण, साइज छोटा, वेकेंट ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण हाइड्राइडो की भांति जो इनके हेलाइड्स होते हैं वो भी यहाँ पे, इसको सही कर लेना, 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन प्रकार के बॉन्ड से बनाते हैं, इनकी भी पॉलीमर स्ट्रक्चर बनती है। अगर हम हाइड्राइड की जगह है यहाँ पे हेलोजन ग्रुप को काम मिले तो वो भी इस प्रकार की पॉलीमर स्ट्रक्चर के रूप में ही पाए जाते हैं एल्केली मेटल्स के साथ में, इस प्रकार से। ओके, आगे देखो, समस्त हाइड्राइड प्रबल अपचायक होते हैं, जल व तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो ये तो हम रिएक्शंस पढ़ के ही आए हैं सारी। तो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें ये BeH2 की स्ट्रक्चर, जिसमें ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो पाया जाता है। ओके, तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये थे आपके पास हाइड्राइड्स के फीचर्स सारे जो हमने पढ़ लिए हैं एल्केली मेटल्स में। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।